गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कायरा की तबीयत खराब रहती है, जिसकी वजह से उसे ट्रैवलिंग करना सही नहीं लगता है और वो और रिद्धि ये डिसाइड करते हैं कि वो नाना नानी के घर पे स्टे कर देंगे। अब कायरा को तो पहले से ही सब कुछ सच पता चल चुका रहता है। उसके अंदर जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग और जितने भी कंक्लूजन्स और बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में जो चल रही थी कि कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कौन है मेरी मम्मी, क्या चल रहा है, वो सब उसको अब काफ़ी अच्छे से क्लियर होने लगता है, जिसकी वजह से उसे हर चीज़ अब पता चल चुकी रहती है। पर उसके पैरों तले ज़मीन तो तब खिसकती है जब उसे अपने डैड के बारे में सच्चाई पता चलती है कि सब कुछ तो उसके डैड की वजह से ही हो रहा है। अगर उसके डैड सही होते तो आज इस कंडीशन नहीं आती। पर कहते हैं ना कि ट्रूथ इज़ अनएक्सपेक्टेड। हम जो सोचते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा भयानक होता है सच। और वही कुछ कायरा के साथ हुआ था। रिद्धि ने काफ़ी अच्छे से कायरा को बहुत अच्छे से संभाला था। और उस रात को वो लोग बाहर होटल जाने के बजाय वहीं स्टे कर लेते हैं। और जब वो पूरी रात उनकी कट जाती है, अब उसके आगे कायरा को नींद नहीं आ रही थी। कहीं ना कहीं कायरा के साथ ऐसा हो चुका था कि कायरा उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। कहते हैं ना कि एकदम से दुनिया पलट जाना, वही हुआ था। सच्चाई आज इतनी ज़्यादा भयानक हो गई थी उसके लिए कि उसको ये सच्चाई को एक्सेप्ट करना कि ये हो चुका है उसके साथ, वो पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। तो वो रात भर सो नहीं पा रही थी। हाँ, उसे फ़ीवर था, जिसकी वजह से वो थोड़े टाइम सो पा रही थी क्योंकि वो मेडिसिन्स का नशा उसके था, जिससे वो सो जाती थी। पर जैसे ही जब उसका वो मेडिसिन्स का नशा ख़त्म होता था, तो वो थोड़ा-सा घबरा कर उठ जाती थी। तो आज सुबह भी ऐसा ही होता है। सुबह के कुछ 7 बज रहे रहते हैं और 7 बजे उठकर वो एकदम से डर के उठ जाती है। जैसे ही वो उठ के डर के बैठती है, तो वो याद करने लगती है कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर से उसको वो सारी बातें रिकॉल होती है कि जो उसकी मॉम थी वो गलत नहीं थी, उसकी अंजना मॉम है वो गलत नहीं है। अब जो कोई गलत था तो उसके डैड गलत थे। ये चीज़ उसको एडजस्ट और डाइजेस्ट करने में बहुत फ़र्क पड़ रहा था, क्योंकि अभी तक तो उसी ने सिर्फ ये जाना था कि मम्मी मेरी स्टेप मॉम है, दैट्स व्हाई शी इज़ नॉट गुड टू मी। पर जब पता चलता है कि वो काफ़ी अच्छी हैं, तो यहाँ कहीं न कहीं कुछ ना कुछ बहुत इश्यूज़ हो चुके रहते हैं। तो वो जैसे वो उठ के वहाँ खड़ी होती है, तो वो देखती है कि रिद्धि सो रही है और रिद्धि काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रही रहती है सोते हुए। और उसके चेहरे पे ना 2-3 बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। तो ये देखकर तो रिद्धि को परेशानी हो रही थी जब वो बाल आ रहे थे। जब कायरा उसे देखे जा रही थी, तो कायरा को समझ में आ रहा था कि रिद्धि को थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि वो आँखों में आ रहे थे, कभी हमारे लिप्स के वहाँ पर आ रहे थे, तो वो उसे थोड़ा-सा अनईज़ी लग रहा था। तो जो कायरा रहती है वो अपनी नीज़ पे बैठती है और बेड के साइड पे बैठती है नीज़ पर बैठकर वो इसके पूरे के पूरे बाल को हटाती है और बहुत प्यार से देख रही रहती, काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रही रहती है रिद्धि सोते हुए। और ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे का ग्लो देख के ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड है। हाँ, वो रिलैक्स थी, क्योंकि उसकी सारी की सारी टेंशन तो अब दूर हुई थी कि जब कायरा को सारी सच्चाई पता चल गई। हालाँकि उसे थोड़ा लगता था कि कायरा अभी कितनी ज़्यादा टेंशन में है, उसे पता नहीं है चीज़ें। तो वो उसकी फ़ोरहेड पे किस करती है, बहुत प्यारा किस करके उसे उठती है और ब्लैंकेट प्रॉपर्ली उड़ा के चली जाती है। कायरा वहाँ से डायरेक्ट नीचे जाती है, तो वहाँ पर नाना-नानी सोफ़े पे बैठे हुए रहते हैं। वो वहाँ पर बैठती है और नाना-नानी को हाय हेलो करती है। तभी नानी कहती है, और बेटा उठ गई तुम? तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुमने दवाई खाई कि नहीं प्रॉपर्ली? तो उसके नाना कहते हैं, अरे चुप हो जाओ बेटा, ठीक नहीं लगे तो डॉक्टर के पास चले क्या? तभी कायरा अपने नाना नानी के पास आती है और दोनों का हाथ पकड़ते हुए कहती है, नाना नानी मैं ठीक हूँ, मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है नाना और नानी, मैंने दवाइयाँ प्रॉपरली खाई है, मैं काफ़ी अच्छे से हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है अब। नाना नानी मैं ज़रा गार्डन के वहाँ जाऊँ, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो वो वहाँ से जा ही रही रहती है, तभी नानी एकदम से बोली, बेटा वो लड़की उठी कि नहीं? तो वो आती है और बोलती है, नानी वो लड़की नहीं है, वो मेरी लाइफ है, तो मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ।
कायरा बैठती है अपनी नानी के पास और बोलती है कि नानी, वो जो लड़की है ना, वो मेरी टीचर है और कॉलेज में हम मिले थे। मेरा जब पुणे से अहमदाबाद हुआ ना शिफ्ट, तो अहमदाबाद के कॉलेज की टीचर है वो। बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। उनके घर फैमिली में से उनके डैड है, मॉम नहीं है। और उनके 2 फ्रेंड्स हैं जो आपको आज मैंने मतलब हमारे साथ आए थे तब वो, और वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं कि मतलब रिद्धि मैम के साथ वो ऑल टाइम रहे हैं, बचपन के दोस्त हैं। रिद्धि मैम ना जब 12th स्टैंडर्ड में थी, सॉरी जब वो 12th ईयर क्लास की थी, 12 इयर्स की थी, तब उनकी मॉम उनको छोड़ के चली गई थी। तो उसके नाना पूछते छोड़ के मतलब, तो वो कहती है कि इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी नाना। तो वो कहती अच्छा। तो तब से ना वो बहुत समझदार हैं, बहुत बहुत मतलब बहुत मैच्योर्ड है। उन्होंने अपनी फैमिली को संभाला और अपनी सारी चीज़ें एक अच्छे से करती हैं। आपको पता है एक बार की ना, मैं बहुत चंचल हूँ, बहुत मस्तीखोर हूँ, मतलब बहुत पागल हूँ मैं मस्ती मजाक कर देती हूँ और इतनी गलतियाँ करती हूँ ना। नानी उनमें से एक भी गलती के लिए वो कभी मुझे डांटती नहीं है। ऊपर से वो कहती हैं कि अब गलतियाँ हो गई तो हो गई, उसे सुधारने पे बताती हैं, मुझे समझाती हैं, मुझे प्यार से बताती हैं। और आपको पता है नानी, जब रिसेंटली मुझे ये सब पता चला कि ये सब हुआ है, मेरी मम्मी कोई और है, उससे पहले हम लोगों ने मैच जीता था। मैच जीता था, बास्केटबॉल मैच जीता था। और आपको पता है मैम जो है ना, रिद्धि मैम, वो बास्केटबॉल चैम्पियन रह चुकी हैं, स्टेट प्लेयर थी वो। और उन्होंने मुझे ट्रेन किया नानी, इतने अच्छे से ट्रेन किया कि मैं, जो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कभी कुछ जीत पाऊंगी, वो इंसान जीता है। तो सोचो ना, वो कितना अच्छे से किया। उन्होंने अपने कॉलेज से टाइम निकाला, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाला, फिर मेरे लिए टाइम निकाला और टाइम निकाल के मुझे पूरे तरीके से ट्रेन किया और बहुत अच्छे से ट्रेन किया। और वो बहुत अच्छी हैं, पता है, पढ़ाई में भी है, स्कॉलर्स हैं, इकोनॉमिक्स की टीचर है और पीएचडी भी इकोनॉमिक्स में ही कर रही हैं, बहुत अच्छी हैं। मेरे फैमिली को मैंने जब पापा और मम्मी को बताया तो उन्हें भी वो काफ़ी पसंद आई। तो ना नानी, प्यार तो जेंडर देख के नहीं होता है ना, बियॉन्ड द जेंडर होता है। और प्यार में तो सिर्फ एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि सामने वाला हमें खुश रखे, हम उसके साथ अपनी लाइफ जी सकें और वो इंसान हमें दुनिया की सारी खुशियाँ दें। बस वही चीज़ है, वही चीज़ है जो मुझे फ़ील होती है। मुझे रिद्धि मैम के साथ वही सारी चीज़ें फ़ील होती हैं। और वो ना बहुत बहुत मैच्योर्ड है, मतलब अगर वो मेरी लाइफ में मेरी लाइफ पार्टनर बनी ना, तो मुझे कोई चीज़ की प्रॉब्लम कभी होगी ही नहीं। वो परफेक्ट हैं, मुझे हर तरीके से हैंडल करती हैं, मेरे गुस्से को, मेरे प्यार को, मेरी हर चीज़ को। सो नानी, आप नहीं समझते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। नाना नानी, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि प्लीज़ मुझे उनसे दूर मत करिएगा। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ दिल्ली पे, मुझे दिल्ली पे नहीं रहना है ना, मुझे यहाँ पर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है। मैं तो सिर्फ यहाँ पर आप लोगों से मिलने आई थी, आप लोगों का प्यार लेने आई थी, आप लोगों को प्यार देने आई थी, क्योंकि इतने साल बीत गए, मेरी कुछ फ़र्ज़ थी, मेरी कुछ ज़िम्मेदारी थी, मेरी कुछ कर्तव्य थे, वो मैंने नहीं निभाए थे नाना नानी, इसलिए मुझे वो करना था। तो मैं आई हूँ, पर प्लीज़, मैं बिल्कुल नहीं रह सकती उनके बिना और वो मेरे बिना। वो बहुत अच्छी हैं, पता है, वो मुझे कभी कोई भी सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ती हैं। यहाँ पर भी वो सिर्फ मेरे लिए आई हैं। आपको पता है उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर आने की, पर फिर भी वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए आई और यहाँ पर आकर किया। और उनके साथ उनके फ्रेंड्स आए, आपने फ्रेंड्स देखे थे। तो हम चारों लाइफ में बहुत हैप्पी हैं। हाँ, मुझे चीज़ें जानने की क्यूरियोसिटी थी कि भाई कौन है, ये सब चीज़ें हुई। बट अगर ये सब जानकर मैं अगर रिद्धि से दूर हो रही हूँ, तो मुझे सच बोलूँ, मुझे जानना ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं यहाँ आकर आप लोगों के पास आ जाऊँ, तो मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। क्योंकि ना नानी, आप मुझे अब प्यार करोगे, मुझे उन्होंने तब प्यार किया जब कोई नहीं था। तो मैं उनकी वैल्यू समझती हूँ
और एक बार उनको खोता हुआ देखा है तो दर्द बहुत होता है। मैं उन्हें अब खोते हुए नहीं देख सकती। वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, थी और हमेशा रहेंगी। ये बोल के कायरा अपने नाना नानी के हाथों को बहुत टाइटली पकड़ के उस पे अपना सर रख देती है और उसके आंखों में से आंसू उनके हाथ में गिर रहे रहते हैं। तभी नानी अपना दूसरा हाथ उसके सर पे रखकर बोलती है, बेटा उठो, क्या हो गया? अरे कायरा, हम नहीं करेंगे दूर आपकी, आप रो मत, हमें रोता हुआ अच्छा नहीं लगता है। तभी नाना बोलते हैं, अरे बेटा सुनो, हमें रिद्धि ने कल बहुत अच्छे से बताया कि ये दो लड़की का प्यार क्या होता है। हमें नहीं पता था बट हमें अब समझ में आया है। और मैं कभी प्यार के खिलाफ नहीं हूँ। अरे जो इंसान ने खुद लव मैरिज करी है वो कैसे किसी के प्यार के खिलाफ हो सकता है? मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। पर एक बात बताओ, मेरी बीवी की तरह कोई नहीं है, मेरी लव स्टोरी मस्त है। तो कायरा एकदम से हंसती है और नानू को हक करते हुए बोलती है कि नाना, आपकी लव स्टोरी का तो कोई जवाब ही नहीं है। आपकी लव स्टोरी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट है और मेरे लिए तो यही इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों ने मुझे अलाउ कर दिया है, मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट किया है जो हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आज। अ, नानी, मैं ज़रा बाहर गार्डन पे जाती हूँ, मुझे थोड़ा सा हवा फ्रेश लेनी है। तो जो कायरा रहती है बाहर गार्डन की तरफ चली जाती है और बहुत प्यार से इधर उधर देख रही रहती है। जैसे वो होता है ना कि खुशी के मारे हम नाचते हैं, तो वो नाचने लगती है, इधर से उधर कूदती है, इधर से उधर हंस रही रहती है, बहुत नाच रही रहती है, बच्चों की तरह वो फुदक रही रहती है। तो नाना नानी भी उधर देखते हुए उसे काफ़ी अच्छा लगता है। रिद्धि बहुत देर हो चुकी रहती है, करीब 8:30 हो चुके रहते हैं, अभी तक वो उठी नहीं रहती। फिर 8:30 बजे उसका कॉल, उसका फ़ोन बहुत ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट हो रहा था। तो उसने जैसे ही अपना फ़ोन की तरफ देखा तो वो वहाँ पे रश्मि का फ़ोन था। तो उसे जैसे ही फ़ोन उठा के बोला हेलो, तो रश्मि बोलती है, ओ कुंभकर्ण, कितना सोएगी, और वो भी किसी के भी घर पे जाकर सो जाती है, उठ जा। तो तभी वो बोलती है, यार रात को ना थोड़ा लेट सोई थी मैं, बहुत लेट सोई थी, अराउंड 3:30 बजे सोई थी। वो कायरा की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो उसे देख रही थी, उसकी सर पे पट्टी रखकर हटा रही थी, तो वो सब करने में मुझे टाइम लग गया था। अभी कैसे है तबीयत कायरा की? तो कहती है, हाँ अच्छी होगी। अरे यार मैं तो खुद अभी सो के भी नहीं उठी हूँ, तेरा फ़ोन आया है, मैं जस्ट उठी हूँ। कायरा कहाँ है मुझे पता भी नहीं है। तो कहती यहीं कहीं होगी, देख। तो वो कहती हाँ मैं ज़रा देखती हूँ, तू बता क्या है। तो कहती है कि घर चलना भी है कि नहीं, घर चलना भी है कि नहीं। तो वो कहती है कि घर, हाँ मतलब। तो कहती है, अरे हमें हमारे घर नहीं जाना है क्या? यार वो ना, मैं बताया ना, वो इंटरनेशनल पेपर कॉम्पिटिशन्स है, इंटरनेशनल हमें पेपर सबमिट करने हैं यार, उसके पेपर सबमिट करने हैं, तुझे पता है ना। यार मैं भी सबमिट करूँगी, तू भी करना। तो वो कहती है कि तू किस में कर रही है? तो वो कहती है, यार मेरा तो वही है, मैं तो एडवर्टाइजमेंट्स वाली हूँ ना, मैं उसमें करूँगी। तो मतलब मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, इन सब में करने वाली हूँ। तू इकोनॉमिक्स पे करने वाली है ना? तो कहती है हाँ। और जिया कर रही है क्या? रिद्धि एकदम से पूछती है। तो कहती है कि वो करेंगी, आपको लगता है? हाँ वो नहीं करेगी यार, वो कभी करती हैं क्या? वो तो बोल रही हैं कि बस जैसे तैसे हो रहा है होने दो। वो नहीं कर रही। और फिर पेपर के यार, हर बार तो हमारे पेपर्स रिजेक्ट हो जाते हैं यार। आई होप इस बार सिलेक्ट हो जाएं, कभी ऐसे रिजेक्ट ना हो। तो रिद्धि कहती है कि यार पता नहीं, हम तो अपना 100% देने पे बिलीव करते हैं, अब होना नहीं होना तो ये तो बात की बात है, पर ट्राई कर लेते हैं। तो कहती है कि हाँ उसके लिए हमें अहमदाबाद जाना पड़ेगा, हमारे घर जाना पड़ेगा, उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसकी फॉर्मेलिटीज़ है, सारी चीज़ों को तैयार करके सबमिट करना रहता है। तो हम कब जाएंगे वही मैं पूछ रही हूँ। और प्रिंसिपल सर का भी कॉल आया था कि आप इस बार वो फॉर्म नहीं भर रहे हो क्या? उन्हें तो बस अपने अपनी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन की पड़ी रहती है और वो यही सवाल पूछते रहते हैं मुझसे, क्या करूं मैं? तो तभी रिद्धि कहती है, रुक जा यार, हम मैं बात करती हूँ।
वैसे कायरा को तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। अगर कायरा यहाँ पे अपने नाना नानी के यहाँ रुकना चाहती है तो हमें तो अपन को कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, तो वो रुक जाएगी, अपन लोग यहाँ से निकलते हैं। तो कहती कि हाँ यार, तू कायरा से बात कर, और फिर अपन को जल्दी भी निकलना है क्योंकि वो इंटर स्कूल पेपर कंपटीशन है यार, इंटरनेशनल कंपटीशन है यार, वो नहीं कर सकते। और 5 साल से ट्राई कर रहे हैं यार, हर बार तो फेल ही होते। तो कहती यार, डोंट बी सो नेगेटिविटी। रिद्धि बोलती है, होप सो, अगर इस बार सिलेक्ट हो गया तो अच्छी बात है। ये वाले पंजे। रिद्धि अपनी सारी बातें कंप्लीट करके रश्मि को बोलती है कि चलो मैं फ़ोन रखती हूँ, मैं कायरा से जाकर बात करती हूँ। तो वो वैसे ही वहाँ से निकलती है और बाहर जाती तो नाना नानी से पहले मिलती है। तो नाना नानी बोलते हैं कि बेटा कैसी हो तुम। तो रिद्धि को एकदम से अजीब लगता है कि इतने प्यार से कोई कैसे बात कर सकता है, क्योंकि थोड़ी देर तक पहले तक तो उससे कोई इतने प्यार से बात ही नहीं कर रहा था। पर कायरा ये सब चीज़ों को पर रिद्धि ये सब चीज़ों को ध्यान में न रख के बहुत प्यार से पूछ बोलती है, नानी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, और आप लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है कि नहीं, अगर नहीं किया तो मैं जाकर बना देती हूँ। तभी नाना नानी इतने हंसते हुए स्माइल करते हुए बोलते कि नहीं बेटा, हम लोगों ने कर दिया है। और आप कायरा को ढूंढ रहे हो तो कायरा बाहर है। ऐसे नाना नानी अपना बोलकर चले आते, तो जो रिद्धि रहती है वो भागते हुए जाती है बाहर की तरफ। तो वो कायरा को देख रही थी, तो कायरा तो बहुत खुश रहती है क्योंकि उसकी खुशी का ठिकाना ही अलग रहता है, क्योंकि उसको उस समय नाना नानी ने भी उसकी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया था। तो वो यहाँ से मस्ती करते हुए इधर से उचकती है, उधर उचकती है, इधर मस्ती करते हुए जा रही थी, उधर मस्ती करते हुए जा रही थी, और काफ़ी ज़्यादा हंस और खिलखिला रही थी। उतनी देर में जो रिद्धि है वो कायरा का हाथ पकड़ती है और कहती क्या हो गया है तुम्हें जो इतनी मुस्कुरा रही हो। तभी वो एकदम से हग करके बोलती है, बेबी बेबी आई एम वेरी वेरी हैप्पी नाउ। तो रिद्धि पूछती है कि क्या हुआ है आपको, तो कहती है बेबी जस्ट हग मी सो टाइटली। तो रिद्धि जो है उन्हें हग कर रही रहती है। नाना नानी भी वहाँ गार्डन में आ चुके रहते हैं, तो वो उसको हग कर रही रहती है, उचक रही रहती है और बहुत ज़्यादा जंप कर रही रहती है। जंप करते हुए वो एकदम टाइटली हग करते हुए उसके दोनों हाथों को पकड़ती है कायरा और कहती है कि नाना नानी हमारे रिश्ते के लिए मान गए। तो जैसे ये बात सुनती है रिद्धि, तो वो भी एकदम शॉक्ड हो जाती है और वो सोचती है कि मान कैसे गए। तो वो हंसने लगती है और हंसते खिलखिलाते बोलती है ये बात सच है। तो कहती है कि हाँ हाँ ये बात सच है, यकीन नहीं है क्या आपको मुझ पर। तो वो कहती है ऐसी बात नहीं है, बट मुझे नहीं लगा था कि इतने आसानी से मान जाएंगे। तो कायरा बोलती है कुछ भी चीज़ आसानी से नहीं होता है बेबी, पर मान गए। और ये बोल के वो उनको टाइटली हग कर रही रहती है। तभी जो रिद्धि है वो एकदम से बोलती है कायरा मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो कायरा कहती है कि हाँ ज़रूर बोलो ना रिद्धि, आपको क्या बात करनी है। तो रिद्धि बोलती है कि हमें अहमदाबाद निकलना होगा। तो वो कहती है कि ओ इतनी जल्दी, अभी तो मैं नाना नानी से अच्छे से मिली भी नहीं हूँ। तभी कायरा बोलती है कि हाँ आप नाना नानी से नहीं मिले हैं और मैं समझ सकती हूँ, तो आप एक काम करो कि आप रुक जाओ यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए, आप नाना नानी के घर पे रुको, थोड़े टाइम इनके साथ खेलो, आई मीन इनको जानो और इनके साथ थोड़ा सा वक्त बिताओ। पर मेरा और रश्मि जिया का निकलना ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहाँ रुक जाइए, आप इंजॉय करिए, फिर आप जब ठीक लगेगा कि आपको वापस आना चाहिए तब आप आ जाइएगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तभी वो कहती है कि अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं तो ऑफ कोर्स आपके साथ, नहीं आप नहीं समझ रहे हो, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। तभी कायरा एकदम से थोड़ा सा डरी हुई वॉइस में कहती है। तो रिद्धि उसका हाथ पकड़ के बोलती कुछ नहीं होगा बेबी, आप यहाँ रुक सकते हो नाना नानी के पास। तो कहती नहीं नहीं ठीक है, हम अहमदाबाद जाएंगे, मैं नहीं रुकूंगी आपके बिना, और मुझे नहीं रुकना है यहाँ कहीं पर। कल मुझे मुझे आपसे दूर नहीं जाना है। कहीं न कहीं उसे डर बैठ चुका रहता है, क्योंकि अभी तो वो हैप्पी तो रहती है, बट वो ये कैसे भूल सकती है कि अभी तक वो जिस चीज़ों पे विश्वास कर रही थी, वो चीज़ें विश्वास के लायक ही नहीं है, और चीज़ें उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई एकदम से। क्योंकि अभी तक वो जिस इंसान पे सबसे ज़्यादा भरोसा कर रही थी, जिस पे सबसे ज़्यादा प्यार कर रही थी, वो इंसान ही नहीं था। मतलब वो उसके जो क्या बोलते हैं फादर थे, वो एकदम से चेंज हो चुके थे उसकी
व्यू में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा उसको थोड़ा-सा अलग फ़ील होता है। थोड़ी देर बाद वो बोलती है कि ठीक है मैं नाना-नानी से बात करती हूँ। तो वो जाती है और नाना-नानी को बोलती है कायरा कि नाना-नानी वो क्या है ना कॉलेज का कुछ ज़रूरी काम है तो मुझे जाना होगा। और जो मैम है वो तो वहाँ की फैकल्टी हैं तो इतने दिन तक छुट्टी पे नहीं रह सकती है और हम लोगों का सिर्फ प्लान 2 या 3 दिन का था तो अभी तो फ़िलहाल 3 दिन हो चुके हैं तो हमें निकलना होगा। तभी नानी कहती नहीं बेटा तुम नहीं जा सकती हो। तो कायरा बोलती क्यों नानी? तभी नाना बोलते अरे बेटा अभी तो आए हो, कुछ वक्त हमारे साथ भी बिताओ। हमारा वक्त तुम लोगों के साथ तो लड़ाई झगड़े में ही निकल गया। कुछ चीज़ें पता चली सही नहीं हुई उसी में निकल गया। पर हम जिस तरीके से रहना चाहते थे आपके साथ वो तो नहीं रह पाए ना। तो आज का दिन तो हमारे साथ बिताओ, कल भले निकल जाना, पर आज का दिन अपने बूढ़े बुजुर्गों के साथ बिता लो। तो जो रिद्धि रहती है वो हाँ में सर हिलाती है और कहती है कि नाना आप चिंता मत करिए, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा। ये आज का दिन मैं आपके साथ पूरा बिताऊंगी और आपको जानेंगे। तभी नानी कहती है बेटा रिद्धि वो तुम्हारे दो दोस्त हैं ना, उनको भी घर बुला लो, हम उनके साथ भी वक्त बिताएंगे। आखिर हमने थोड़ा सा उन्हें बुरा भला कह दिया था, वो भी हमसे खफा होंगे। तभी जो रिद्धि है वो नानी का हाथ पकड़ती है और कहती बोलती है अपनों से कोई खफा हो सकता है क्या? और आप बड़े बुजुर्ग हो, आपसे तो बिल्कुल खफा नहीं रह सकते। और कैसे कोई खफा रह सकता है? नहीं, इसमें खफा होने वाली कोई बात नहीं है। आप सही कह रहे हो। हमें हमें एकदम से थोड़ा सा गलत वे में रिएक्ट किया और हमारी गलती थी। हमें इस तरीके से बात नहीं करना था। आपकी जगह कोई और भी होता तो नाना नानी सबको प्रॉब्लम होती ना। जब जो चीज़ नेचर के थोड़े से अलग है, डिफरेंट है, तो हो सकती है ना। तो शायद आपके साथ भी ऐसे ही हुआ। तो इसमें आपकी कोई भी बुरी बात नहीं है, उसमें कोई भी बात बुरी मानने वाली है ही नहीं। मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि आपने आखिर हमें समझा और समझ के हमें समझने की कोशिश करी। बस यही काफ़ी है मेरे लिए, तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो कायरा वहाँ से निकल जाती हैं और कहती हैं कि मैं फ़ोन करके आती हूँ रश्मि मैम को और फटाक से बोल देती हूँ यहाँ आ जाएँ। तो रिद्धि हँसने लगती है और वो कुछ नहीं कहती। तभी कायरा जाती है और अपना फ़ोन लगाती है और वहाँ से रश्मि को कायरा का नंबर डिस्प्ले हो रहा रहता है। तो जिया बोलती है कि कायरा आपको क्यों कॉल कर रही है? तो कहती है कि मुझे क्या पता, आप देख लो कॉल पिकअप करके। तो कहती है आपकी रिद्धि से बात नहीं हुई क्या आज? तो कहती है हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले मैं उसी से बात कर रही थी। मे भी हो सकता है कि वो दिल्ली मतलब ना जाने के लिए कुछ बता रही हो। पिकअप तो करो। तो जिया कॉल पिकअप करती है और स्पीकर पे डाल देती है। और तभी जिया कहती है और कायरा बताओ कैसे हो, सब कुछ बढ़िया? तो वो कहती हाँ मैम मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताइए आपका कैसा चल रहा है? वाइल्डेस्ट हनीमून बन रहा है क्या? तभी रश्मि एकदम से बोलती कायरा आप ये कैसे सवाल कर सकते हो? तो कहती सॉरी मैम, एक्चुअली मैंने ऐसी मस्ती मजाक में पूछ लिया। तभी जिया कहती अरे किया करो मस्ती मजाक, ऐसा कुछ नहीं है, ये थोड़ी सी बोरिंग इंसान है, मैं नहीं हूँ। अरे पर कहाँ गए यार, कल का दिन तो इनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर कहाँ जा पाते, तो नहीं गए। तो कहती है तो बोर हो रहे हो क्या? कायरा पूछती है। तभी जिया कहती नहीं नहीं बिल्कुल बोर नहीं हो रहा है, वैसे भी अकेले स्पेस काफ़ी अच्छे से मिलेगी तो बोर कैसे होगा इंसान। तो कहती अच्छा पर मैं सोच रही थी कि अगर आपको कुछ टाइम स्पेंड करना हो तो नाना नानी ने आपको इनवाइट किया है। तो कहती ओ नाना नानी ने इनवाइट किया है, रश्मि एकदम से बोलती है। तो कहती हाँ हाँ हम ज़रूर आ रहे हैं, बस आते ही हैं। तभी जिया कहती नहीं हम नहीं जाएंगे। तो रश्मि बोलती क्यों, क्या हो गया, आप क्यों नहीं जाओगे? तो कहते हैं अरे उन्हें नहीं कंफर्टेबल होता है हमारा वहाँ रहना, फिर उन्हें ऐसा लगता है कि हम अगर क्लोज होते तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तभी वहाँ से कायरा कहती है कि जी हाँ मैम, मेरे नाना नानी ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो लोग ओके हैं, अभी कोई ऐसा इशू नहीं है।
मैंने बात करी तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी जिया कहती है कि क्या बात करी आपने? तो कहती है कि मैंने उन्हें समझाया और काफ़ी अच्छे से समझाया कि प्यार जो रहता है वो कोई भी जेंडर देख के नहीं होता है ना, तो वो तो बियॉन्ड दी जेंडर होता है, बियॉन्ड दी सोल होता है। तो फिर वही है, तो अब हो गया है तो क्या कर सकते हैं। तो वो हंसते हुए कहती है कि हाँ, ये बात तो सही है, पर नाना नानी इतने रिजिड इंसान हैं, वो इतने स्ट्रिक्ट हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो वो कैसे समझ गए। तो कायरा नहीं, वो मान गए हैं, आप आ जाइए। तो कहती है ठीक है, हम सोचते हैं। तभी रश्मि है जो जिया को एकदम से मारते हुए कहती है सोचते नहीं है कायरा, हम आ रहे हैं। तभी कायरा बोलती है अरे मैम, जब तक मैं हूँ तब तक क्या टेंशन है, मैं बहुत कैपेबल हूँ और काफ़ी इंटेलिजेंट हूँ कि अपने नाना नानी को मना लिया। तभी रश्मि हंसती है और बोलती है हाँ, आप बहुत कैपेबल हो, ठीक है, मैं हम लोग आते हैं। तो जिया कहती है तब तक जो कायरा रहती है उसने फ़ोन कट नहीं किया रहता है। तभी वो बोलती है कि क्या सच्ची में कायरा ने मना लिया है? तो वो कहती है कि नहीं बाबा, कायरा तो कोशिश की होगी जहाँ तक मुझे लगता है, बट एक्चुअल में समझाया रिद्धि ने है। और आपको पता है ना, रिद्धि ही ये सब चीज़ें हैंडल कर पाती है, समझा पाती है। रिद्धि ने भगवान का एग्ज़ाम्पल लेकर समझाया, थोड़ा माइथोलॉजी चीज़ों को सहारा लेकर उनको काफ़ी अच्छे से समझाया। और आपको पता है ना वो किस तरीके की है, जब वो समझाने बैठती है तो वो काफ़ी डीपली समझाती है। तो कहती है कि हाँ वो तो है, पर मैं सोच रही हूँ काफ़ी डीपली रोमांस भी करती होगी। तो जिया जो है वो ऐसे एकदम से बोल देती है और कायरा वहाँ पर चुपचाप सुन रही रहती है, वो फ़ोन नहीं रखती है। तभी रश्मि कहती है तो आपको क्या करना है, मतलब आपको क्या क्या इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि रिद्धि का रोमांस कितना वाइल्ड होता है या कितना नॉर्मल होता है वो सब जानने की, क्या करना है आपको, आप चुपचाप नहीं रह सकते। तो कहते हैं आपका अरे यार मेरे को ना तुम ना बस बोरिंग बना देती हो, वरना मैं तो वो हूँ कि जो इतने सारे सवाल एक साथ रिद्धि से पूछ लूँ, पर सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं चुप रहती हूँ। वेल कौन सी ड्रेस पहनोगी? तो कहती है कि ड्रेस वही पहनना जो कंफर्टेबल लगे, ये जो शॉर्ट्स पहन के घूम रहे हो ना वहाँ नहीं चलेंगे। तो हॉट पैंट्स के बदले एक प्रॉपर जीन्स टॉप पहन लीजिए अच्छा वाला। तो कहती है ठीक है, पर आप बैकलेस पहनोगे क्या, क्योंकि बैक पे तो लगी है। तो कहती शांत हो जाओ जी यार, कैसे बैकलेस पहन सकती हूँ यार, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। तो कहती पहन लो ना, काफ़ी अच्छी दिखोगी। तो कहती शांत हो जाओ, मैं पहन लूँगी। तो वो जाती है, अंदर जाती है और वहाँ से एक बहुत प्यारा सा सूट निकालती है जो थोड़ा सा लाइट होता है, पर वो साथ ही साथ थोड़ा सा इतना लूज़ होता है कि उसमें हवा अच्छे से मूव हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रश्मि रहती है उसे चोट लगी रहती है, तो वो कपड़ा उसकी बॉडी पे एकदम फिटिंग वाला टच नहीं होना चाहिए। अगर फिटिंग वाला टच होगा तो उसे आगे जाके काफ़ी ज़्यादा पेन होगा। तो यही वो ध्यान में रखकर वो ड्रेस पहनती है। जो जिया होती है वो भी तैयार हो जाती है। करीब से 10 से 15-20 मिनट के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं। जैसी वहाँ पहुंचती है तो रिद्धि भी इन लोगों को हाय हेलो वेलकम करती है और ये भी आकर बैठते हैं। तभी वो सबसे पहले जो रश्मि है वो नानी के पैर पड़ती है और नानू के पैर पड़ के अपना सर थोड़ा सा झुकाते हुए बोलती है कि आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी, आई डोंट नो कि मैंने आपके साथ थोड़ा रूड बिहेव किया या क्या किया, पर ना नानी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपके साथ ऐसे रूड बिहेव करने का। ये चीज़ देखकर तो जिया एकदम से शॉक्ड हो जाती है और वो रिद्धि के पास आकर बोलती है इसे कौन सी आत्मा आ गई। तो वो कहती मतलब, तो कहती यार ये इतनी संस्कारी हो के माफ़ी क्यों मांग रही है। तो कहती यार गलती हुई है तो माफ़ी मांगने में क्या जाता है। तो कहती क्या गलती हुई है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो कहती है कि वो ना नानी है, बड़े हैं, तुम अगर वहाँ जाके एकदम टची टची हो गए उनके सामने तो यू आर एक्सप्रेसिंग योर लव, आई नो, बट उनके हिसाब से तो वो गलत है ना। तो कहती अच्छा उसके लिए सॉरी बोलने गई। तो कहती हाँ उसी के लिए बोलने गई होगी। तो तभी जो रश्मि है वो एकदम से जिया को बोलती है कि इशारों में करती है कि तुम भी माफ़ी मांगो। तो जो जिया है वो आती है और वो पैर वैर वगैरह कुछ नहीं पड़ती है, वो एकदम नॉर्मल हाथ
अपना थोड़ा सर झुका के और नमस्ते करने की पोजीशन पे बोल देती है, आई एम रियली सॉरी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, बट मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी। तो जो कायरा रहती है वो कहती है कि अरे रश्मि मैम, हो गया ना, जो हो गई सो हो गया, रात गई बात गई वाला किस्सा है, चलो आओ डिनर करते हैं, लंच करते हैं। तो जो ये लोग होते हैं, ये लोग लंच करने चले जाते हैं। तो आज जो खाना जितना भी मंगाया रहता है, ये बाहर से मंगाया जाता है, क्योंकि आज कोई भी काम करने के मूड में नहीं रहता है। और रिद्धि बोलती है कि नाना नानी से फालतू का काम कराना ही क्यों है। तो वहाँ के सबसे अच्छा रेस्टोरेंट जो होता है, जो बहुत ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट होता है, वहाँ से पूरा खाना मंगाया जाता है। और ये जब खा रहे रहते हैं, तो तो जैसे ही इन्होंने पहले भी एक दूसरे को खाना खिलाया था, आज वही सब कुछ करते, बट इस सारी चीज़ों में अब नाना नानी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।